हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं कंपाइलेशन आपके सामने लेकर आऊँगा। दो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। एक होता है स्पीशीज़ इन न्यूज़, यानी वो प्लांट्स और एनिमल्स जो न्यूज़ में रहे पिछले एक साल में, और प्लेसेस इन न्यूज़, जिसमें वो सारे प्रोटेक्टेड एरिया हमें पढ़ने होते हैं जो न्यूज़ में रहते हैं पिछले एक साल में। सो मेरे को लगता है ये दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनका कंपाइलेशन इस एक वीडियो में आपके लिए होगा यूपीएससी 2021 एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पीशीज इन न्यूज़, और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में प्लेसेस इन न्यूज़। इस वीडियो को मैं आप तक लेकर आ रहा हूं। मेरा नाम है डॉक्टर गौरव गर्ग, और मैं आपको बता दूं स्टडी आईक्यू के जो कोर्सेज हैं वो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल और सुप्रीम क्वालिटी के हैं। उनके बारे में आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक उनका दिया हुआ है। इस तरह के हज़ारों और वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी आईक्यू मोबाइल ऐप, जिसका लिंक नीचे आपको कमेंट्स में मिल जाएगा। अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काराकल की। काराकल क्या है? काराकल एक जंगली बिल्ली होती है, यानी वाइल्ड कैट। ये दो जगह पे पाई जाती है जनरली, वैसे तो कई जगह पाई जाती है, लेकिन राजस्थान और गुजरात में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये जंगली बिल्ली खतरे में इसलिए नहीं है कि इसका शिकार किया जाता है, इसका शिकार नहीं किया जाता, लेकिन इसका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, और अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण की वजह से जो दबाव पड़ रहा है उसकी वजह से ये खतरे में है, इसकी संख्या कम हो रही है। इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि काराकल को अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड डिक्लेयर कर दिया है भारत के नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ और हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने। राइट, तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब होता है घोर रूप से विलुप्त प्राय, यानी अगर इसको बचाया नहीं गया तो ये फिर विलुप्त हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो काराकल को क्रिटिकली एंडेंजर्ड डिक्लेयर किया गया है अभी अभी, इसलिए न्यूज़ में रही। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि हमारा जो पर्यावरण मंत्रालय है वो एक स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम चलाता है। स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम में पहले 21 एनिमल्स थे, और अब एक और जोड़ दिया गया है काराकल, तो अब इसमें हो गए हैं 22। ये सारे जानवर वो हैं, ये सारे एनिमल्स वो हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं और जो विलुप्त हो जाएंगे, इसलिए इनको स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम में डाला गया है। तो इसमें टोटल एनिमल्स अब हो गए हैं 22। तो काराकल इज नाउ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब बात करते हैं गेहूं, एक प्लांट की बात करते हैं। गेहूं की एक वैरायटी है मैक्स 6478। वैसे तो हमने देखा था कि 2020 में बहुत सारे नए नए तरह की वैरायटीज़ डेवलप किए गए थे, चाहे वो चावल की वैरायटी हो, सह्याद्री मेघ, या मुक्तोश्री चावल हो जो आर्सेनिक रेजिस्टेंट है। लेकिन एक वैरायटी जो वीट की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से महाराष्ट्र के जो किसान हैं उन्होंने अपनी पैदावार डबल कर दी। जो उनकी प्रोडक्टिविटी थी वो डबल हो गई। लगभग अगर वीट उगाया जाता है तो 25 से 30 क्विंटल गेहूं पर हेक्टेयर पैदावार होती है, लेकिन इस वैरायटी का इस्तेमाल करके 45 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर किसानों को मिलने लगा। सो इस वैरायटी का नाम है मैक्स 6478, और ये गेहूं की वैरायटी है। इसको डेवलप किया था अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने। ये पुणे में एक इंस्टीट्यूट है, और ये साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अधीन काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। किसानों को ये वैरायटी दी गई और इसको ग्रो करके डबल यील्ड किसानों को मिली। ये 110 दिन में मैच्योर हो जाती है, और जो गेहूं में डिजीज होते हैं जैसे रस्ट या लीफ रस्ट या स्टेम रस्ट वगैरह, उनसे भी ये रेजिस्टेंट है। इतना ही नहीं, इसमें प्रोटीन, जिंक और आयरन भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है। अब हम बात करते हैं असम में कुछ चावल की किस्में हैं, वैरायटी हैं जो ग्रो की जा रही हैं। इनका नाम है रंजीत, स्वर्णा और बहादुर। रंजीत सब 1, स्वर्णा सब 1 और बहादुर सब 1। ये क्या है? ये पैडी मतलब होता है चावल, धान जिसे बोलते हैं, राइस। तो इसकी फ्लड रेजिस्टेंट वैरायटी है। फ्लड रेजिस्टेंट का मतलब ये होता है, आप जानते हैं कि असम में जो ब्रह्मपुत्रा वैली है वहाँ पे फ्लड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, हर साल आते हैं। ब्रह्मपुत्रा जो नदी है उसमें पानी का बहाव बहुत तेज़ है, और असम में हर साल मिड ईयर कम से कम एक बार तो ब्रह्मपुत्रा फ्लड्स आते हैं। राइट, सो उसकी वजह से ज़रूरत यह है कि वहाँ पे फ्लड रेजिस्टेंट पैडी वैरायटी ग्रो की जाए, कि अगर फ्लड्स आएँ तो भी चावल पे उतना प्रभाव ना पड़े। तो इसके लिए रंजीत, स्वर्णा और बहादुर, लगभग 60% जो किसान हैं असम के, वो इन्हीं 3 वैरायटीज़ को ग्रो कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। वर्ल्ड फूड डे जब मनाया गया था उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने 17 बायोफोर्टिफाइड वैरायटी लॉन्च की थी। बायोफोर्टिफाइड मतलब क्या होता है?
बायोफोर्टिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं नेचुरली अकरिंग फूड आइटम्स में, नेचुरली अकरिंग क्रॉप्स में मैन मेड तरीके से ऐड करते हैं जिससे उनकी यूजफुलनेस हमारे लिए बढ़ जाए। सो उसको बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। और इनमें 17 में 2 वैरायटी आपको याद रखनी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मूंगफली को ग्राउंडनट या आप पीनट भी बोल सकते हो। सो एक मूंगफली तैयार की गई है जिसका नाम है गिरनार 4 और गिरनार 5। तो गिरनार 4 और गिरनार 5 ये वैरायटी हैं मूंगफली की, और इनकी खास बात यह है कि इनमें ओलिक एसिड बहुत ज़्यादा है। और ओलिक एसिड जो है ये एक असेंशियल अमीनो एसिड है, तो ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता, हमें बाहर से लेना पड़ता है। इसलिए पूरी तरह से हम भोजन के ऊपर निर्भर करते हैं कि हमें ओलिक एसिड मिले। सो गिरनार 4 और गिरनार 5 हाई ओलिक एसिड ग्राउंडनट वैरायटी हैं। और दूसरी चावल की एक वैरायटी है जिसमें जिंक बहुत ज़्यादा है, यानी जिंक रिच राइस है ये, और इसका नाम है CR धान 315। तो ये वैरायटी भी पूरे इंडिया में यूज़ की जाएगी और ये PM मोदी ने इनॉग्रेट की वर्ल्ड फूड डे के दिन। ग्राउंडनट सबसे ज़्यादा भारत में गुजरात में होता है। आज के लेटेस्ट फिगर आपको बताऊं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट है 2019-20 की, तो भारत का लगभग 40% ग्राउंडनट गुजरात में पैदा हुआ था। जनरली गुजरात और महाराष्ट्र में काफ़ी नेक टू नेक रहता था, लेकिन अब गुजरात काफ़ी आगे निकल गया है ग्राउंडनट के कल्टीवेशन में। और राइस की बात करें तो बंगाल और यूपी में राइस काफ़ी ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक अंगूर की वैरायटी है, तमिलनाडु का अंगूर है। ये तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में ग्रो किया जाता है। थेनी डिस्ट्रिक्ट के जो फार्मर हैं उसे ग्रो करते हैं, और इस अंगूर का नाम है कम्बम पनीर थ्राचई। कम्बम पनीर थ्राचई। सो ये एक ग्रेप वैरायटी है। तमिलनाडु की सरकार इसके लिए GI टैग की मांग कर रही है, जोग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेतक जिसे कहते हैं, लेकिन GI टैग अभी नहीं मिला है, लेकिन बहुत जल्दी मिलने वाला है क्योंकि बहुत लंबे समय से मांग चल रही है कि कम्बम पनीर थ्राचई अंगूर इनको GI टैग दिया जाए। ये जो अंगूर हैं इनसे वाइन, स्पिरिट, जैम, ग्रेप जूस या रेजिन यानी किशमिश, ये सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। और सबसे अच्छी बात इस अंगूर की ये है कि ये पूरे साल ग्रो होता है। इस वजह से इसकी जो रिटर्न्स हैं, यील्ड है, वो काफ़ी प्रॉफिटेबल होती है फार्मर के लिए। जनरली इंडिया में जो अंगूर मिलता है वो सिर्फ जनवरी और अप्रैल में हार्वेस्ट होता है, लेकिन ये वाला अंगूर पूरे साल हार्वेस्ट हो सकता है। सो आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि कम्बम पनीर थ्राचई जो न्यूज़ में था ये किस चीज़ की वैरायटी है, तो आंसर है ग्रेप्स। अब हम बात करते हैं एक ऐसा मसाला जो हम बचपन से सुनते आए हैं और हमें लगता था कि वो भारत में ग्रो होता है, लेकिन हमने आज तक भारत में उसको कभी ग्रो नहीं किया, और वो है हींग। सुना है हींग? हींग एक ऐसा मसाला है जिसमें औषधीय गुण हैं, यानी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये हमारे भोजन में डाला जाता है। हींग को साइंटिफिकली हम बोलते हैं एसाफोटिडा, इसको इंग्लिश में एसाफोटिडा बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है फेरुला एसाफोटिडा। हींग की खेती भारत में नहीं होती। जितना भी हींग यूज़ होता है, तो भारत में हर साल 1200 टन हींग यूज़ होता है। वो पूरा का पूरा हम खरीदते थे मध्य एशिया के जो देश हैं उनसे, जैसे अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान। लेकिन अब भारत में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई है हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। लाहौल और स्पीति का जो जलवायु है, वहाँ की जो मिट्टी है, वो साइंटिस्ट के मुताबिक अप्रोप्रिएट हैं, वहाँ पे हींग की खेती ट्राई की जा सकती है। तो भारत में हींग की जो खेती है वो लाहौल और स्पीति में स्टार्ट की गई है। अब हम बात करते हैं रेप्टाइल। रेप्टाइल बोलते हैं रेंगने वाले जीव होते हैं जो क्रॉल करते हैं, जैसे छिपकली है, गिरगिट है, सांप है, ये सब रेप्टाइल होते हैं, क्लास रेप्टिलिया। सो जो सबसे छोटा रेप्टाइल है धरती पे वो डिस्कवर किया गया है मादागास्कर में। मादागास्कर आप जानते हैं अफ्रीका के जस्ट ईस्ट में है, इंडियन ओशियन में है। सो मादागास्कर कंट्री में सबसे छोटा रेप्टाइल डिस्कवर हुआ है। इसकी जो लेंथ है वो सिर्फ 13.5 mm है, 13.5 मिलीमीटर, यानी आपके नाखून के साइज जितना है, आप देख सकते हैं। और ये एक कैमेलियन है। कैमेलियन मतलब गिरगिट है ये। तो इसका नाम है ब्रोकेसिया नाना। ब्रोकेसिया नाना। और 11,500 तरह के रेप्टाइल्स हैं धरती पे, उनमें सबसे छोटा है ये। और सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है किंग पाइथन। किंग पाइथन। चलिए अब हम बात करते हैं गेंदे का फूल। मैरीगोल्ड बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो मैरीगोल्ड की एक नई वैरायटी साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी है, बनाई है, जिसका नाम है अर्क शुभ। इसकी स्पेशल बात क्या है? इसकी स्पेशल बात यह है कि जो गेंदे का फूल होता है उसमें जो कैरोटीन होता है वो सिर्फ 1.4% होता है, राइट? 1.4% मैक्सिमम कैरोटीन। लेकिन अर्का शुभा वैरायटी में 2.8% कैरोटीन है। तो साइंटिस्ट ने डबल कर दिया है और इस वैरायटी को तैयार करा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ने, जो बेंगलोर में है, IIHR बेंगलोर, और इसका नाम रखा है अर्का शुभा। तो कैरोटीन का यूज़ क्या होगा? कैरोटीन का यूज़ दवाइयों में होता है। इवन जो विटामिन ए होता है हमारी बॉडी में, रेटिनॉल जो बनता है वो भी कैरोटीन से बनता है। कैरोटीन
कैरेट और दूसरे फल सब्जियों में भी होता है, तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कैरोटीन में। और गेंदे का फूल जनरली 3-4 दिन तक ठीक रहता है, फिर मुरझा जाता है, उसके बाद वो वेस्ट हो जाता है। लेकिन ये जो वैरायटी है, ये मुरझाने के बाद भी आप इससे कैरोटीन निकाल सकते हैं, तो किसानों की जो इनकम है वो भी इससे बढ़ेगी। तो नाम याद रखना है, अर्का शुभा मैरीगोल्ड वैरायटी। एक काजू की किस्म तैयार करी है अभी अभी, जो डायरेक्टोरेट ऑफ कैशू रिसर्च है, ये दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है कर्नाटक के। तो उन्होंने काजू की कैशू नट बोलते हैं, इसकी एक नई किस्म तैयार करी है जिसका नाम है नेत्र वामन। तो नेत्र वामन वैरायटी ये ड्वार्फ वैरायटी है और इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इसमें कुछ अच्छी बातें हैं। वो क्या? सबसे पहला, आप इसको अपने घर में ग्रो कर सकते हैं, आपके जो बॉटनिकल गार्डन है या बोनसाई प्लांट, होमस्टेड गार्डन, उनमें भी ग्रो कर सकते हैं। और दूसरा, जहाँ पे कोकोनट के पेड़ लगते हैं उस गार्डन में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे कोकोनट गार्डन होते हैं वहाँ पे सिर्फ 60% सनशाइन होती है, 40% शेड होती है, क्योंकि कोकोनट का जो पेड़ होता है वो काफ़ी ऊंचा होता है, तो वो रोशनी को ज़मीन पर पहुँचने नहीं देता। तो ये जो डॉफ वैरायटी है ये कम सनशाइन में भी ग्रो की जा सकती है, और ये कैशू की वैरायटी है नेत्र वामन। अब हम बात करते हैं एक नए अल्पाइन प्लांट पे, जो अरुणाचल प्रदेश में तवांग डिस्ट्रिक्ट में खोजा गया है, डिस्कवर किया गया है इंडिया में। इसका नाम है क्रिमेंथोडियम इंडिकम। क्रिमेंथोडियम इंडिकम अल्पाइन प्लांट होते हैं जो पहाड़ों पे ऊपर होते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड्स पे होते हैं। जनरली ग्रास होती है, हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती। इनका इस्तेमाल ग्रेजिंग या जानवरों को चराने में इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ठंडी जगह पे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। तो अल्पाइन प्लांट एक डिस्कवर हुआ है, इसका नाम है क्रिमेंथोडियम इंडिकम, तवांग डिस्ट्रिक्ट में। तवांग डिस्ट्रिक्ट में एक लेक है जिसका नाम है पेंगा टेंग सो लेक, पेंगा टेंग सो, वहां पे ये डिस्कवर किया गया है और इसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पोकली राइस। ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, पोकली राइस क्या होता है। देखिए, बंगाल में क्या हुआ इस बार, बंगाल में एक तूफान आया, साइक्लोन आया एम्फान। एम्फान की वजह से बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल का पानी किसानों के खेतों में घुस गया, राइट। अब बंगाल की खाड़ी तो एक समुद्र है, समुद्र का पानी नमकीन होता है यानी सलाइन होता है। इस वजह से बंगाल के किसानों की जो फसल है चावल की वो बर्बाद हो गई। तो पोकली राइस जो होता है ये केरल में ग्रो किया जाता है। केरला में ये अलापुया, एर्नाकुलम और थ्रिसुर, जो कोस्टल केरला है, वहां पे ग्रो किया जाता है और ये सॉल्ट रेजिस्टेंट होता है। इसमें सैलिनिटी को लेके काफ़ी रेजिस्टेंस होती है। तो बंगाल के किसानों ने पोकली राइस को मंगाया केरला से और ग्रो करना स्टार्ट किया, क्योंकि उनके खेतों में नमक की मात्रा ज़्यादा हो गई है, राइट। तो कौन सी वैरायटी ग्रो करी है पोकली राइस की? ये वैरायटी है विट्टिला 11। विट्टिला 11 पोकली सीडलिंग्स केरल से मंगा के पूरे बंगाल के किसानों ने ग्रो किए, क्योंकि साइक्लोन एम्फान की वजह से उनके फील्ड्स में, पैडी फील्ड्स में सैलिनिटी बढ़ गई थी। अब हम बात करते हैं सिक्किम। सिक्किम की एक मिर्च है जिसका नाम है डल्ले खरसनी। ये काफ़ी स्पाइसी मिर्च होती है, और मिर्च कितनी तेज़ है, कितनी गर्म है या स्पाइसी है, इसको नापने के लिए एक इंडेक्स होता है जिसको बोलते हैं द स्कोविल स्केल, द स्कोविल स्केल। तो इस पे इंडेक्स में इसकी रेंज 1 लाख से 3.5 लाख तक है। मतलब ये दुनिया की सबसे चरचरी मिर्च, चरचरी समझते हैं, स्पाइसी, सबसे स्पाइसी मिर्च में से एक है। डल्ले खरसनी सिक्किम में ग्रो की जाती है, इसे GI टैग अभी अभी दिया गया है। गोवा भी पीछे नहीं है। गोवा की 2 मिर्च हैं जिन्हें GI टैग मिला है अभी अभी। एक तो है हरमल चिली और एक है खोला चिली। तो ये खोला नाम भी आपको याद रखना है, KHOLA खोला, और दूसरी है हरमल चिली। साथ ही साथ गोवा का ये केला होता है जिसे GI टैग मिला है, और ये है मोइरा बनाना। मोइरा बनाना, इसे भी GI टैग मिला है। मोइरा बनाना की खास बात यह है कि ये काफ़ी ज़्यादा रिच है विटामिन्स और मिनरल्स में, तो ये हिडन हंगर को भी प्रिवेंट कर सकता है। हिडन हंगर क्या होती है? हिडन हंगर, देखो हंगर भी कई तरह की होती है। एक हंगर तो वो होती है नॉर्मल हंगर जिसमें आपको खाना ही नहीं मिलता, राइट, भूखमरी। एक हंगर वो होती है जिसमें आपने खाना खा लिया लेकिन वो खाना विटामिन्स और मिनरल्स में डेफिशिएंट था, तो उसकी वजह से जो हंगर है उसे बोलते हैं हिडन हंगर। यानी खाना खा लिया लेकिन फिर भी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी आपको हो सकती है। तो मोइरा बनाना में विटामिन्स और मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, काफ़ी टेस्टी होता है, और ये गोवा का स्पेशलिटी है। मोइरा बनाना को मिंडोली बनाना भी बोलते हैं। और हरमल चिली आयरन, मैंगनीज और कॉपर में रिच होती है, यानी रिच इन मिनरल्स। तो हरमल चिली, खोला चिली और मोइरा बनाना ऑफ गोवा। वैसे और भी बनाना है इंडिया में, जैसे एक चंगली कुदन केला होता है केरल का। तो जो भी केले हैं या जो भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स न्यूज़ में आती हैं वो उन पे आपको नज़र रखनी होगी। अब बात करते हैं एक एनिमल वैरायटी। तो एनिमल किंगडम एनिमेलिया बोलते हैं जिसे, उसमें फ्रूट फ्लाई होती है। फ्रूट फ्लाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फ्रूट्स के अंदर अंडे देती है और जो उनका लार्वा होता है वो पल्प के ऊपर फीड करता है।
तो फ्रूट फ्लाई डिस्कवर हुई है अभी अभी कोयम्बटूर में, और जिस जगह से हुई है उसका नाम है सिरुवनी। सिरुवनी एक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है वेस्टर्न घाट्स में। हॉटस्पॉट का कंसेप्ट नॉर्मन मायर ने दिया था। उन्होंने कहा था वो जगह जहां पे बायोडाइवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा हो लेकिन वो खतरे में भी हो, यानी बायोडाइवर्सिटी रिच लेकिन थ्रेट भी ज़्यादा हो, उन एरियाज़ को हम हॉटस्पॉट बोलते हैं, जैसे वेस्टर्न घाट्स या ईस्टर्न हिमालयाज़। सो फ्रूट फ्लाई जो तमिलनाडु से डिस्कवर हुई है, सिरुवनी में हुई है। सिरुवनी एक हॉटस्पॉट है वेस्टर्न घाट्स में, इसलिए इसका नाम यूफ्रांटा सिरुवनी रख दिया गया है। और आपको बता दूं, जब भी हम किसी प्लांट या एनिमल की नेमिंग करते हैं 2 अक्षरों में, तो पहले वाला दिखाता है उसका जीनस और दूसरे वाला अक्षर दिखाता है उसका स्पीशीज। ये जो सिस्टम है नेमिंग का, इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं, और ये एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था कार्ल वॉन लिनियस। उसके बाद टर्टल की बात करते हैं। कछुआ। कछुआ 2 तरह का होता है इंडिया में, एक तो मैरीन होता है और दूसरा होता है फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर में बस आपको एक कछुआ याद रखना है जो है बटागुर कछुआ, इसको बोलते हैं बटागुर कछुआ या रेड क्राउन रूफ टर्टल। ये आपको मिलेगा नेशनल चंबल सेंचुरी में। नेशनल चंबल सेंचुरी भारत के 3 राज्यों में फैली हुई है, यूपी, एमपी और राजस्थान। और दूसरा होता है समुद्री कछुआ। समुद्री कछुए भारत में 5 तरह के होते हैं, ऑलिव रिडली टर्टल, ग्रीन टर्टल, हॉक्सबिल, लॉगरहेड और लेदर बैक। ऑलिव रिडली आपको ओडिशा में मिलेंगे और तमिलनाडु में मिलेंगे, यानी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे मिलेंगे। तो कछुए में आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान हमारी सरकार ने लॉन्च करा है। नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, यानी मैरीन टर्टल कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स किए जाएंगे। तो मैरीन टर्टल भारत में 5 तरह के मिलते हैं, ऑलिव रिडली, ग्रीन, हॉक्सबिल, लॉगरहेड और लेदर बैक। जो टर्टल होते हैं वो मैरीन होते हैं, यानी समुद्री पानी में ज़्यादा मिलते हैं, फ्रेश वाटर कम होते हैं। और टर्टल अंडे देने के लिए ज़मीन पर आते हैं, फॉर लेइंग डाउन द एग्स, वरना वो पानी में ही रहते हैं। ओमनीवोरस होते हैं, यानी कि वो प्लांट्स भी खा सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन भी खा सकते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी मछलियाँ या जू प्लैंक्टन्स को भी कंज्यूम कर सकते हैं, एल्गी को भी कंज्यूम कर सकते हैं। और स्विमिंग के लिए इनके जो फोरलिम्स और हाइंड लिम्स होते हैं वो फ्लिपर की शेप में लेते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी हो जाती है, तो उससे वो आसानी से स्विम भी कर सकते हैं। उनका जो ये ऊपर शेल होता है, टर्टल के शेल को हम कारापेस बोलते हैं, और ये काफ़ी फ्लैट होता है कंपेयर टू अ टॉर्टॉइज। तो और टॉर्टॉइज जो होता है वो ज़मीन पे मिलता है, तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं टर्टल और टॉर्टॉइज में। अब बात करते हैं एक छिपकली जो अभी खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में, और इसलिए इसका नाम रखा गया है क्राइटोडक्टाइलस अरुणाचलेंसिस, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। और ये छिपकली है गैको। तो गैको वो लिजर्ड्स होते हैं जो साइज में काफ़ी छोटे होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत छोटी है, और ये नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल मतलब ये छिपकली सिर्फ रात में बाहर आती है, और ये जनरली चट्टानों के ऊपर रहती है, और ये एक जैसी दिखती हैं, इसलिए इनका डीएनए एनालिसिस किया जाता है, और उसके बाद फिर इनकी नई जो स्पीशीज़ है उसको नेम किया जाता है। सो क्राइटोडक्टाइलस अरुणाचलेंसिस नई गैको लिजर्ड है जो डिस्कवर की गई है अरुणाचल प्रदेश में। अब बात करते हैं ग्रास हॉपर की। ग्रास हॉपर एक नया डिस्कवर हुआ है। ये वैसे तो श्रीलंका में डिस्कवर हुआ है, लेकिन इसका नाम भारत के एक साइंटिस्ट धनीश भास्कर के नाम पे रखा है, क्लैडोनोटस भास्करी। 116 साल के बाद ये नई ग्रास हॉपर स्पीशी डिस्कवर हुई है, और इसका नाम क्लैडोनोटस भास्करी रखा गया है। श्रीलंका के जो सिन्हारा जहाँ रेन फॉरेस्ट हैं वहाँ पे ये डिस्कवर किया गया। अब बात करते हैं एक फूल जो डिस्कवर हुआ है नया, इसका नाम रखा गया है पोर्टुलाका लालजी। लालजी सिंह एक्चुअली भारत के एक बहुत रिनाउंड बॉटनिस्ट हैं, उनके नाम पे इसका नाम पोर्टुलाका लालजी रखा गया है। ये ईस्टर्न घाट्स में डिस्कवर हुआ है, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में। ये जो फूल है काफ़ी अट्रैक्टिव है, इसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू भी है, इसके प्रोलेट शेप फ्रूट्स भी होते हैं, और इसके जो सीड होते हैं उनका कलर होता है कॉपर ब्राउन। ये जून से लेकर फरवरी तक ब्लूम करता है, और इसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू काफ़ी अच्छी है, ट्यूबरस रूट्स इसके होते हैं। तो ये डिस्कवर हुआ है ईस्टर्न घाट्स में, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में, पोर्टुलाका लालजी। अब बात करते हैं एक मछली जो डिस्कवर हुई है अभी अभी, इसका नाम है सिस्टोमस ग्रेसिलस। इस मछली की जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा चपटी है, फ्लैट है काफ़ी ज़्यादा, और ये वेस्ट बंगाल में गंगा नदी में डिस्कवर हुई है। फ्रेश वाटर फिश है, राइट। और जनरली मछलियाँ जो होती हैं 2 तरह की होती हैं, कार्टिलेजनस या बोनी, जिन्हें कॉन्ट्रिचिथिस या ऑस्ट्रिचिथिस भी बोलते हैं। और मछलियाँ जो होती हैं वो गंगा नदी में मिलती हैं, तो ऑब्वियसली वो फ्रेश वाटर हैं, लेकिन समुद्र में मिलती हैं वो मैरीन वाटर हैं। ये जो मछली है ये नई हट्टी नाम की जगह है वेस्ट बंगाल में, वहाँ से ये डिस्कवर की गई है। अब बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी तितली यानी बटरफ्लाई। देखो भारत में बहुत सारे राज्य हैं जिनकी अपनी अपनी बटरफ्लाई होती हैं। एक बटरफ्लाई जो हम पिछले 88 ईयर से मानते थे भारत की सबसे बड़ी है, उसको बोलते थे सदर्न बर्डविंग। इसके पंख हैं 190 मिलीमीटर, और ये मिलती है नीलगिरी की पहाड़ियों में, जो जहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मिलते हैं, ब्लू माउंटेन यानी नीलगिरी। लेकिन अब 88 ईयर्स के बाद एक नई बटरफ्लाई है गोल्डन बर्डविंग। गोल्डन बर्डविंग मिलती है उत्तराखंड में, और ये उत्तराखंड में मेनली हिमालयाज में मिलती है।
सो इसका साइंटिफिक नेम है ट्रोइडस एक्यस। ये अब फाइनली साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि गोल्डन बर्डविंग ज़्यादा बड़ी है साइज में, 194 मिलीमीटर है और ये सदर्न बर्डविंग से ज़्यादा है, राइट। तो अब क्वेश्चन आए भारत की सबसे बड़ी बटरफ्लाई कौन सी है, तो वो है गोल्डन बर्डविंग जो उत्तराखंड में पाई जाती है। एक और बटरफ्लाई डिस्कवर हुई है, नीलगिरी में हुई है। ये लास्ट 1888 में देखी गई थी, यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 140 ईयर्स के बाद देखी गई है। इसका नाम है ब्रांडेड रॉयल। तो ये डिस्कवर की गई है। इतना आसान नहीं था इसे खोजना, क्योंकि जिन पौधों के ऊपर ये रहती है वो पौधे भी रेयर हो गए हैं, वो पौधे भी आसानी से नहीं मिलते। तो ब्रांडेड रॉयल भी एक बटरफ्लाई है जो अभी नीलगिरीज में डॉक्यूमेंट की गई। एक बटरफ्लाई और खोजी गई है अभी अभी 61 साल के बाद खोजी गई है, जम्पुई हिल्स त्रिपुरा में। इसका नाम है यप्थीमा वाटसोनी। इसको लूप्ड थ्री रिंग बटरफ्लाई भी बोलते हैं। लूप्ड थ्री रिंग यप्थीमा वाटसोनी, डिस्कवर्ड फ्रॉम जम्पुई हिल्स इन त्रिपुरा। अब बात करते हैं एक छिपकली जो खोजी गई है कर्नाटक के बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में। इसका नाम रखा गया है सिताना धारावेंसिस। सिताना धारावेंसिस, क्योंकि ये जो एरिया है जमीन का, इसको धारवार बोलते हैं, धारवार क्रेटन, तो इसलिए इसका नाम सिताना धारावेंसिस रखा गया है। ये कर्नाटका से डिस्कवर की गई है। एक मेंढक है जो अंडमान निकोबार में डिस्कवर किया गया है। पूरा का पूरा जीनस है, एक ही मेंढक नहीं है, जीनस में बहुत सारे स्पीशी होते हैं। तो जीनस का नाम रखा गया है रोहानिक जेलस। रोहानिक जेलस इसलिए रखा गया है क्योंकि श्रीलंका के एक टैक्सोनॉमिस्ट हैं रोहान पैथियागोडा, उनके नाम पे जीनस का नाम। अब इस जीनस में बहुत सारे स्पीशीज मिलेंगे। ये मेंढक काफ़ी छोटा है, 2 से 3 सेंटीमीटर का है, और आप देख सकते हैं इसके यहाँ पे एक लेटरल लाइन भी है सफ़ेद रंग की, तो इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। कई बार मेल और फीमेल को भी हम आसानी से देख सके बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। इसको हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब जब मेल और फीमेल को आप एक्सटर्नली बड़े आसानी से देख के बता सकते हैं। एक कछुआ है जो येलो कलर का है। ये इंडिया में देखा गया, उड़ीसा के बालासोर में, और ये सिर्फ दूसरी बार है कि येलो कलर का देखा गया। कलर कछुए का कभी येलो नहीं होता, लेकिन इसका कलर येलो क्यों है? एल्बिनिज्म के कारण। एल्बिनिज्म एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें बॉडी में टायरोसिन पिगमेंट नहीं होता, राइट। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कछुआ येलो कलर का क्यों है? क्योंकि इसमें टायरोसिन एब्सेंट है एल्बिनिज्म के कारण। इसको बोलते हैं इंडियन फ्लैप शेप टर्टल, इंडियन फ्लैप शेल टर्टल, राइट। बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा एरिया होता है। और भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और इनमें से एक है पन्ना। तो पन्ना की खास बात क्या रही? पन्ना अभी अभी 12वां बायोस्फीयर रिजर्व बना इंडिया का, जो यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया है। याद रखिए, पन्ना ऐसा नहीं है कि बायोस्फीयर रिजर्व अभी अभी बना है, नहीं, लेकिन पन्ना यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में जाने वाला भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व बना है। भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इनमें से 12 ऐसे अब हो गए हैं जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किए गए हैं। सो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। विंध्या के पहाड़ों में है और केन रिवर यहाँ से फ्लो करती है। केन रिवर जो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। पन्ना नेशनल पार्क ये भारत का 22वां टाइगर रिजर्व बना था। जब कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आ जाता है तो फिर हम उसको टाइगर रिजर्व बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो आंसर है 51। पहले 50 थे, लेकिन 51st टाइगर रिजर्व अभी अभी बना है, जिसके बारे में मैं अगली स्लाइड पे बात करूंगा। अगर क्वेश्चन आए कि ये मध्य प्रदेश का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को के WNBR में आ गया है, तो ये मध्य प्रदेश का तीसरा है। इससे पहले मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व और अचनाकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में है, ये 2 पहले यूनेस्को ने अपने WNBR में इंक्लूड किए हैं। तो ये मध्य प्रदेश का तीसरा है और भारत का 12वां है। और ये पन्ना जो जगह है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, ये किस चीज़ के लिए फेमस है? ये डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है। यहाँ पे हीरों की माइनिंग की जाती है। इंडिया में पूरे सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे डायमंड की माइंस हैं, और इन माइंस का नाम है मझगवां माइंस। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मझगवां माइंस जो हैं वो किस चीज़ की हैं? वो डायमंड की हैं और वो पन्ना डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। इनफैक्ट जो कैन रिवर फ्लो करती है, तो कैन को बेतवा से भी जोड़ा जा रहा है, तो कैन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जिसकी वजह से पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है। और ये भी पूछें कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, तो आंसर है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी की पहाड़ियों में है। नीलगिरी की पहाड़ियों को अंग्रेजी में ब्लू माउंटेन बोलते हैं, और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पे, राइट, बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड केरला।
तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था और साथ ही साथ ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जो यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया था। चलिए, अब पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के बाद अब आते हैं भारत का 51वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है। तो देखिए, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। एक तो है मेघमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये थेनी और मदुरई में है, जो तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट हैं, थेनी डिस्ट्रिक्ट एंड मदुरई डिस्ट्रिक्ट। और मेघमलई माउंटेन्स को अंग्रेजी में हाई वेवी माउंटेन बोलते हैं। यहाँ पे कार्डमम की खेती करी जाती है, इलायची की खेती करी जाती है, कार्डमम प्लांटेशंस के लिए फेमस है। और दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है श्रीविल्लुपुत्तूर ग्रिजल्ड स्क्वायरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो ग्रिजल्ड स्क्वायरल यानी गिलहरी के लिए मशहूर है, उसके संरक्षण के लिए मशहूर है। और ये केरला के पेरियार टाइगर रिजर्व से लगती है तमिलनाडु में, लेकिन केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व से लगती है क्योंकि ये तमिलनाडु केरला के बॉर्डर पे है। अब मेघमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और श्रीविल्लुपुत्तूर ग्रिजल्ड स्क्वायरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर बन गया है मेघमलई श्रीविल्लुपुत्तूर टाइगर रिजर्व। ये भारत का 51वां टाइगर रिजर्व होगा और तमिलनाडु का ये 5वां टाइगर रिजर्व होगा। इससे पहले तमिलनाडु में 4 टाइगर रिजर्व हैं। एक तो है अन्नामलई, एक है मुदुमलई, एक है कलनार मुंदनतुरई और फिर है सत्यमंगलम। तो ये 4 टाइगर रिजर्व हैं और 5वां बनेगा मेघमलई श्रीविल्लुपुत्तूर। अच्छा, भारत का 50वां टाइगर रिजर्व कौन सा था? भारत का 50वां टाइगर रिजर्व था कमलांग टाइगर रिजर्व, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और 51वां है मेघमलई श्रीविल्लुपुत्तूर तमिलनाडु में। अब बात करते हैं कन्हारगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक्चुअली कन्हारगांव जंगलों का नाम है, कन्हारगांव फॉरेस्ट बोलते हैं। ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, राइट। अब इनको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया है अपग्रेड करके। तो ये महाराष्ट्र की 50वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है कन्हारगांव, और ये चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है। अब यहाँ पे आप चंद्रपुर में देख सकते हैं, ये है कन्हारगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है घोड़ाजारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये घोड़ाजारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी 2 साल पहले बनी थी, बिल्कुल ब्रांड न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। तो कन्हारगांव घोड़ाजारी के पास ही है। और इनकी ये तड़ोबा क्या है? तड़ोबा नेशनल पार्क है और इसका जो एरिया है तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। तो तड़ोबा नेशनल पार्क का जो बफर एरिया है, बाहर वाला एरिया है, उसी से कंटिन्यूस है घोड़ाजारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी और कन्हारगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काफ़ी बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 269 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है। और वैसे तो प्रपोज किया गया था कि इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दो 2014 में, लेकिन ये बन नहीं पाई थी क्योंकि वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको कन्हारगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो पेड़ लगे हैं उनसे लकड़ी मिलती थी फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए। तो वो इसके फेवर में नहीं थे, क्योंकि एक बार ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गई तो आप वहाँ पे फिर पेड़ नहीं काट पाएंगे, फर्नीचर आपको नहीं मिलेगा, टिम्बर नहीं मिलेगा। सो कन्हारगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेरी इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र की 50th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर की गई है और ये चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये खूबसूरत फूल लगे हुए हैं, लेकिन ये दिखने में ही खूबसूरत हैं बस, वैसे बहुत डेंजरस हैं। एक्चुअली क्या है, एक पौधा होता है जिसे बोलते हैं लंटाना कमारा। आई एम श्योर आपने ज़रूर सुना होगा क्योंकि एक वीड है। आज से 200 साल पहले, लगभग 1806-1807 की बात है, जब अंग्रेज इसे भारत में लेकर आए थे और इसका पर्पस था ऑर्नामेंटल वैल्यू। ऑर्नामेंटल मतलब साज सजावट के लिए। कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना जो हम घरों में रखते हैं क्योंकि उन पे बहुत अच्छे फूल होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं। आज भारत के ज़्यादातर जो हमारे नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, उनमें लंटाना कमारा बहुत तेज़ी से फैल चुका है। और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल देकर। सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ये सेम प्रॉब्लम कर्नाटका में आई थी 2 साल पहले, बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वहाँ पे, उसमें। और अब ये सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है, उदयपुर में, अरावली की पहाड़ियों में, वहाँ पे ये प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई? देखो, लंटाना जो बुशेस होते हैं, लंटाना कमारा के जो पौधे होते हैं वो बहुत तेज़ी से फैलते हैं और उनके जो फल होते हैं, जो उन पे बेरी लगती हैं या फल लगते हैं, वो टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं। तो वो वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनके लिए अच्छे नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब लंटाना कमारा इतनी तेज़ी से फैलता है तो वहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें जितने भी न्यूट्रिशन होता है उसको ये सक कर लेता है। तो बाकी जो हमारे देसी पौधे हैं, इंडिजिनस पौधे, उनकी ग्रोथ को रोकता है। और उनकी ग्रोथ को रोकता है तो जो शाकाहारी जानवर होते हैं, हर्बीवोर होते हैं, जैसे कि हिरण वगैरह, उनको फिर खाने को नहीं मिलता और हिरण वगैरह की संख्या कम हो जाती है उससे। और हिरण की संख्या कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर जो कार्निवोरस एनिमल है, मांसाहारी जो जानवर हैं जैसे बाघ या तेंदुआ, उनको हिरण को खाने को नहीं मिलेगा। यानी जो कार्निवोरस एनिमल हर्बीवोरस पे फीड करते हैं तो हमारी फूड चेन पूरी तरह से जो है उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो यही हुआ सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। यहाँ पे लंटाना कमारा के जो पौधे हैं पूरे सेंचुरी में फैल गए और नेचुरल लाइट और न्यूट्रिशन उन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया वहाँ पे, क्योंकि इतने ज़्यादा फैल जाते हैं तो सूरज की रोशनी जो है फिर वो मिट्टी पे नहीं जा पाती, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता।
दूसरी बात, ये पौधे जो पास्चर होते हैं, पास्चर मतलब वो घास के मैदान जहां पे जो कैटल हैं या गऊ और भैंस वो वहां पे ग्रेजिंग करते हैं या चरते हैं, तो जो चरागाह होते हैं वहां पे भी फैल जाते हैं। इस वजह से घास वगैरह वहां नहीं उगती और जो विलेजर्स हैं उनको घास वगैरह नहीं मिलती अपने जानवर को खिलाने के लिए, तो अनसस्टेनेबल हो जाता है उनके लिए। क्योंकि जब जानवर घास वगैरह नहीं खाते तो उन्हें फिर खुद से हमें पैसा खर्च करके फिर उन्हें चारा वगैरह डालना पड़ता है और वो फिर इकोनॉमी पूरी बिगड़ जाती है। इसीलिए राजस्थान की सरकार ने मिशन लैंटेना चलाया। मिशन लैंटेना ये था कि इसमें जो आसपास के एरिया के लोग हैं वो वहाँ पर आएँ और वहाँ पर आकर वो इनको प्लग करें, अप्रूट करें, राइट, इनको उखाड़े वहाँ से, लंटाना कमारा के बुशेस को, इनको वीड बोलते हैं या खरपतवार बोलते हैं हिंदी में। क्लियर? तो मिशन लंटाना चलाया गया सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इस वजह से ये न्यूज़ में थी। अब बात करते हैं बर्ड फेस्टिवल। देखो, एक नया ट्रेंड देखने को मिला है जहां पे इंडिया के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो बर्ड फेस्टिवल करवा रहे हैं। इनफैक्ट एक बर्ड फेस्टिवल हमेशा से चलता आया है, वो है फ्लैमिंगो बर्ड फेस्टिवल। फ्लैमिंगो बर्ड फेस्टिवल कई साल से चल रहा है पुलिकट लेक पर, जो आंध्र प्रदेश की सरकार करवाती है। और ये इतना पॉपुलर हो गया है, इस वजह से टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है और जो फ्लैमिंगो पक्षी होते हैं उनके जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं, संरक्षण के जो प्रयास हैं, उनको भी बल मिलता है। तो अब भारत के बहुत सारे राज्य बर्ड फेस्टिवल यानी पक्षी महोत्सव करवाने लगे हैं। तो उन्हीं में एक है महानंदा सेंचुरी। महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट बंगाल में है, दार्जिलिंग में आती है ये, और यहाँ पे भी पहली बार बर्ड फेस्टिवल करवाया गया फरवरी 2021 में। तो जब हम बर्ड फेस्टिवल करवाते हैं तो उसका पर्पज़ ये होता है कि जो जीव वैज्ञानिक हैं, जो जूलॉजिस्ट हैं, वो बर्ड्स को स्टडी कर सकें, साथ ही साथ टूरिज्म को भी प्रमोट किया जा सके और कंजर्वेशन एफर्ट्स को भी बूस्ट मिल सके। सो वेस्ट बंगाल में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, जैसे न्योरा वैली नेशनल पार्क भी है, सिंगलीला नेशनल पार्क भी है, यहाँ पे बक्सा टाइगर रिजर्व भी है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी है, जल्दापारा नेशनल पार्क इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट नेशनल पार्क्स है इंडिया का। तो ये सारे भी वेस्ट बंगाल में हैं। तो याद रखिए, महानंदा सेंचुरी पे बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया और महानंदा सेंचुरी महानंदा रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में है। देखो, तीस्ता रिवर जो है वो सिक्किम से निकलती है और ये सिक्किम से निकल के फिर वेस्ट बंगाल जाती है, फिर ये बांग्लादेश जाती है, यानी ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है। और तीस्ता रिवर फिर बांग्लादेश में जाके ये मिल जाती है कि कौन सी नदी में मिल जाती है ये तीस्ता रिवर? दोनों अलग अलग रिवर्स में मिलती हैं। महानंदा रिवर जो है ये मिल जाती है गंगा में जाके, और तीस्ता रिवर जो है ये ब्रह्मपुत्रा में जाके मिल जाती है। ऑफ कोर्स ब्रह्मपुत्रा को जो है बांग्लादेश में हम जमुना बोलते हैं, तो तीस्ता जमुना में जाके मिल जाती है, और महानंदा गंगा, और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं, तो ये पद्मा में जाके मिल जाती है। महानंदा कॉरिडोर आपने सुना होगा, यानी नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल को कौन कनेक्ट करता है बीच में? महानंदा कॉरिडोर। तो ये क्लियर है आपको। एक और बर्ड फेस्टिवल होगा, गोरखपुर में भी होगा, गोरखपुर में, और वहां पे एक लेक के ऊपर होगा जिसका नाम है रामगढ़ ताल लेक। गोरखपुर यूपी में है, यहाँ पे रामगढ़ ताल झील है, वहां पे भी एक बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा 2021 से। अब बात करते हैं असम की। तो असम में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है दिहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसे अपग्रेड करके नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, एक बात आपको और याद रखनी है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को तो हम एक नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर सकते हैं अपग्रेड करके, लेकिन नेशनल पार्क को हम डाउनग्रेड करके एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं कर सकते कन्वर्ट, राइट? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी कन्वर्टेड टू अ नेशनल पार्क, बट नेशनल पार्क कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में कन्वर्ट क्यों किया गया है? इसके कई कारण हैं। यहाँ पे बहुत साल से कोल माइनिंग चल रही है। कोल माइनिंग, जो कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी है, हमारी सरकारी महारत्न कंपनी है, ये यहाँ पे कोल माइनिंग कर रही है। इस वजह से यहाँ के एनवायरनमेंट पे और बायोडाइवर्सिटी पे एडवर्स इफेक्ट, दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो सरकार का ये कहना था अगर हम इसको नेशनल पार्क में कन्वर्ट करेंगे तो रिस्ट्रिक्शंस बढ़ेंगी और उस वजह से इसको कंजर्व किया जा सकेगा। ये असम में दिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में आती है दिहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा असम में एक नेशनल पार्क और है जिसका नाम है दिब्रू साइखोव। सो याद रखिए, दिब्रू साइखोव नेशनल पार्क भी न्यूज़ में था क्योंकि जो ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी है OIL, उसको यहाँ पे क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन की परमिशन मिल गई और गैस एक्सप्लोरेशन की परमिशन मिल गई। इस वजह से दिब्रू साइखोव नेशनल पार्क भी न्यूज़ में था। अब याद रखिए, इंडियन गौर, ये जो आपको एनिमल दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में, ये बफेलो जैसा दिख रहा है, लेकिन ये बफेलो नहीं है। इसको इंडियन गौर बोलते हैं या इसे बिसॉन भी कहा जाता है। तो इंडियन गौर ये फंसाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्पॉट किया गया पहली बार इतिहास में, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन गौर भारत के 2 राज्यों का स्टेट एनिमल है, एक तो है बिहार और दूसरा है गोवा।
बिहार और गोवा दोनों का स्टेट एनिमल है इंडियन बिसॉन, और इंडियन बिसॉन अब फनसाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी स्पॉट किया गया। फनसाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आती है। इसको मैक्सिमम प्रोटेक्शन दिया हुआ है हमने, इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में हमने रखा है। शेड्यूल 1 में वो एनिमल होते हैं जिनको मैक्सिमम प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। जैसे जैसे आप शेड्यूल 1 से 5 तक जाएंगे प्रोटेक्शन का लेवल कम हो जाता है, और इनफैक्ट शेड्यूल 5 में जो एनिमल होते हैं उनको हम बोलते हैं वर्मिन, यानी उन्हें मारा जा सकता है अगर जरूरत पड़े। जैसे इसका एग्जांपल देता हूं, हिमाचल प्रदेश में जब मंकीज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको शेड्यूल 5 में डाल दिया जाता है, उसके बाद उनको सरकार मार देती है, वरना वो सारी फसल को बर्बाद कर देंगे। तो शेड्यूल 5 में जो एनिमल होते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, उनको वर्मिन कहा जाता है। और गौर जो है उनकी 85% पॉपुलेशन इंडिया में पाई जाती है। अब बात करते हैं बिहार में एक बर्ड फेस्टिवल हुआ, नगी नकटी बर्ड सेंचुरी पक्षी विहार वहाँ पे, और ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में आता है, यानी मैं साउथ ईस्ट बिहार की बात कर रहा हूँ, जमुई डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड से लगता है एकदम। और नगी नकटी बर्ड सेंचुरी पे जो बर्ड फेस्टिवल हुआ इसका नाम था कलरव, राइट, जमुई डिस्ट्रिक्ट में। और ये नगी नकटी बर्ड सेंचुरी एक्चुअली 2 बांध है वहाँ पे, एक का नाम है नागी डैम और एक का नाम है नकती डैम। इनको मिलाकर हम नगी नकटी बर्ड सेंचुरी बोलते हैं, पक्षी विहार बोलते हैं। वैसे बिहार में 2 बर्ड सेंचुरी आपको याद रखनी है, बहुत आती है एग्जाम में। एक तो है कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी, और जो दूसरी है उसका नाम है कांवर लेक। और कांवर लेक जो है ये अभी अभी एक रामसर साइट बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। रामसर साइट अब भारत में हो गए हैं 42, पहले 37 थे, अब 5 और बने हैं। एक तो असान कंजर्वेशन रिजर्व जो उत्तराखंड में है, एक लोनार लेक जो महाराष्ट्र के बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में है, एक सोकार लेक जो लद्दाख में है, एक कीथम लेक सुर सरोवर जिसे आगरा में सुर सरोवर बोलते हैं, या कीथम लेक, वो भी रामसर साइट बना है, और एक कांवर लेक, राइट। तो 4 ये और एक कांवर लेक, ये 5 रामसर साइट बने हैं। इंडिया में पहले 37 रामसर साइट थे, अब 5 और बने हैं, तो टोटल हो गए हैं 42। ये रामसर जो कन्वेंशन है ये साइन हुआ था 2 फरवरी को, जिस दिन हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं, और रामसर शहर ईरान में है। अब बात करते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व की जो यूपी में है। ये भी न्यूज़ में रहा क्योंकि इसको मिला है T/2 अवार्ड। अब ये T/2 क्या होता है? देखो, दुनिया के 13 कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं। दुनिया में जितने भी टाइगर होते हैं उसके 70% इंडिया में मिलते हैं, तो इंडिया भी एक टाइगर रेंज कंट्री है। 13 कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे टाइगर हमें मिलते हैं। ये कंट्री 2010 में मिले रशिया के शहर सेंट पीटरबर्ग में, और इन्होंने डिसाइड करा कि 2022 तक हम जो हमारे टाइगर हैं उनकी पॉपुलेशन को डबल कर देंगे। तो टाइगर की पॉपुलेशन सिर्फ 2 ही कंट्री डबल कर पाए हैं अब तक। पहला था नेपाल और दूसरा है इंडिया। इसमें इंडिया ने अपनी टाइगर पॉपुलेशन डबल कर दी है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व एक ऐसा टाइगर रिजर्व है इंडिया का जिसने अपनी टाइगर पॉपुलेशन डबल कर दी है। ये उत्तर प्रदेश में है, और वहाँ के पीलीभीत, लखीमपुर खेरी और बहराइच डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो एकदम नेपाल बॉर्डर से लगते हैं। यूपी में 2 टाइगर रिजर्व और है, एक तो है दुधवा टाइगर रिजर्व और एक है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। एक्चुअली आपने उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व सुना होगा, तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ही एक्सटेंशन जो यूपी में आता है उसको अमानगढ़ टाइगर रिजर्व बोलते हैं, राइट। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला है T/2 अवार्ड। और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, और लेपर्ड भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। अब बात करते हैं शिवालिक एलिफेंट रिजर्व की। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व उत्तराखंड में है, और प्रॉब्लम यह है कि उत्तराखंड के देहरादून में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। अब इसका नाम चेंज करके हम अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट करने वाले हैं। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, इसका एक्सपेंशन प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन समस्या ये है कि शिवालिक एलिफेंट रिजर्व इसके एकदम पास आता है, और राजाजी नेशनल पार्क भी इस एयरपोर्ट से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। तो उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को अभी एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो उत्तराखंड की सरकार ने क्या किया, ये कोशिश की कि शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को डी नोटिफाई कर दिया जाए, यानी फिर ये एलिफेंट रिजर्व नहीं रहेगा, प्रोटेक्टेड एरिया नहीं रहेगा, तो फिर हम एयरपोर्ट को एक्सटेंड कर पाएंगे। लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इसको रोक दिया है, राइट। तो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व भी इसलिए न्यूज़ में था। और राजाजी नेशनल पार्क जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हरिद्वार में पड़ता है। शिवालिक की जो फुटहिल्स बोलते हैं, जिन्हें तराई एरिया जो है, फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, शिवालिक को हम आउटर हिमालयाज बोलते हैं। तो राजाजी नेशनल पार्क जो है वहाँ पे है हरिद्वार में, और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। अब बात करते हैं असम में एक और नेशनल पार्क बना है। एक तो मैंने आपको बताया था दिहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क बना दिया है, और दूसरा है रायमोना। एक्चुअली क्या है, वहाँ पे जो कोकराझार एरिया है, कोकराझार काफ़ी सेंसिटिव एरिया है क्योंकि ये बोडोलैंड का हेडक्वार्टर है। जो प्रोपोज्ड बोडोलैंड है उसका हेडक्वार्टर है कोकराझार। और कोकराझार में एक जंगल है जिन्हें बोलते हैं रिपू रिजर्व फॉरेस्ट। रिपू रिजर्व फॉरेस्ट
और साथ का जो एरिया है चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट, ये गोल्डन लंगूर कंजर्वेशन के लिए फेमस है। गोल्डन लंगूर के लिए असम में एक स्पेशल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसका नाम है चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से एनिमल के कंजर्वेशन के लिए है? गोल्डन लंगूर। सो रिपु रिजर्व फॉरेस्ट और चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट को मिलाकर अब एक नया नेशनल पार्क बना दिया गया है, रायमोना नेशनल पार्क। लेकिन याद रखिए, रिपु रिजर्व फॉरेस्ट जो मनास नेशनल पार्क है उसके बफर जोन में आता है, और मनास नेशनल पार्क इंडिया और भूटान 2 कंट्रीज में फैला हुआ है। भूटान में इसको रॉयल मनास नेशनल पार्क बोलते हैं। तो अब मनास नेशनल पार्क की बाउंड्रीज भी ऑल्टर की जाएंगी क्योंकि इसका थोड़ा सा हिस्सा अब रायमोना नेशनल पार्क क्रिएट कर दिया जाएगा। और असम में जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है वो आपको पता होने चाहिए, चाहे वो काजीरंगा हो, चाहे वो मनास हो, नामेरी और ओरांग टाइगर रिजर्व हो, दिब्रू साइखोव नेशनल पार्क हो, दिहिंग पटकई हो, और जो भी दूसरे हैं। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र में एक कंजर्वेशन रिजर्व बना है नया। अच्छा, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व में फर्क क्या होता है? ये दोनों आपने सुने होंगे, एक कम्युनिटी रिजर्व होता है और एक कंजर्वेशन रिजर्व होता है। दोनों ही प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, बस फर्क इतना होता है कंजर्वेशन रिजर्व पूरी तरह से सरकार के द्वारा ओन्ड होता है, लेकिन कम्युनिटी रिजर्व जो होता है उसका कुछ पार्ट कम्युनिटी के द्वारा ओन किया हो सकता है, यानी प्राइवेट हैंड्स में होता है कुछ पार्ट, इसलिए उसे कम्युनिटी रिजर्व बोलते हैं। दोनों ही प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। तो अगर आप महाराष्ट्र का मैप देखें तो आप यहाँ पे साउथ में आ जाइए, ये गोवा है और ये कर्नाटका बॉर्डर है। यहाँ पे एकदम साउथ में जंगल हैं जिन्हें बोलते हैं तिलारी फॉरेस्ट। तो तिलारी फॉरेस्ट को हमने क्या किया, अब इसको कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है महाराष्ट्र में, एकदम लेटेस्ट है ये, और ये वहाँ पे सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आता है जो एकदम साउथ महाराष्ट्र है। और जो तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व है ये इसकी बाउंड्री लगती है भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जो कर्नाटक में है, और गोवा में महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, राइट। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट था कि हम इसको एक कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर करें। बाकी महाराष्ट्र में जो भी प्रोटेक्टेड एरिया आपको पता होने चाहिए, चाहे वो बोर टाइगर रिजर्व हो, मेलघाट हो, नावेगांव नेशनल पार्क या नावेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व हो, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, जो भी महाराष्ट्र के प्रोटेक्टेड एरिया हैं वो आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं राजाजी नेशनल पार्क। हरिद्वार में है ये, शिवालिक के फुटहिल्स पे है ये, और राजाजी एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 2015 में। इसका नाम सी राजगोपालचारी के नाम पे रखा हुआ है, जिनको प्यार से राजाजी बोलते थे। महात्मा गांधी के दोस्त थे सी राजगोपालचारी, इनफैक्ट महात्मा गांधी ने अपना कॉन्शियंस कीपर बोलते थे। तो राजाजी नेशनल पार्क न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जो रहने वाले ट्राइबल लोग हैं जिन्हें वन गुज्जर बोलते हैं, और वहाँ की लोकल पुलिस, उनके बीच में कुछ टकराव देखने को मिला। वन गुज्जर जो हैं ये बफेलो को रियर करते हैं, बफेलो रखते हैं, और गर्मी के समय ये पहाड़ों में ऊपर चले जाते हैं बफेलो को चराने, जिन ग्रासलैंड्स में जिनको बोलते हैं बुग्याल। तो बुग्याल ग्रासलैंड में जाके अपने बफेलो को चराते हैं, और विंटर्स के टाइम में फिर ये पहाड़ से नीचे आ जाते हैं जहाँ पे रिलेटिवली उन्हें वार्मर क्लाइमेट मिलता है। सो वन गुज्जर और लोकल पुलिस की यहाँ पे झड़प हुई थी, और राजाजी नेशनल पार्क इसलिए न्यूज़ में था। एक टाइगर रिजर्व और है उत्तराखंड में, और वो है जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट और राजाजी 2 टाइगर रिजर्व हैं उत्तराखंड में। बाकी यहाँ पे जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, चाहे वो आस्कोट हो, चाहे बिनसर हो, चाहे वो नंदौर हो या गोविंद पशु विहार, ये सब आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कर्नाटका। तो कर्नाटका में इंडियन ग्रे वुल्फ के कंजर्वेशन के लिए एक सेंचुरी बनी है कोपाल डिस्ट्रिक्ट में। ये कोपाल डिस्ट्रिक्ट वही है जो टॉयज़ के लिए मशहूर है, राइट। कर्नाटका में 2 जगह हैं जो टॉयज़ के लिए मशहूर हैं। एक होते हैं चन्नापटना टॉयज़ जो रामनगर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, और दूसरे हैं कोपाल टॉयज़। तो कोपाल डिस्ट्रिक्ट में बनी है इंडियन ग्रे वुल्फ सेंचुरी, एकदम नई। ये कल्याण कर्नाटका रीजन में आती है, जिसको पहले हैदराबाद कर्नाटका रीजन बोलते थे, जो कर्नाटका का सबसे लेस डेवलप्ड एरिया है या बैकवर्ड एरिया है। सो इंडियन जो ग्रे वुल्फ होता है, एक्चुअली ग्रे वुल्फ को बोलते हैं कैनिस लूपस, और इंडियन वैरायटी को बोलते हैं कैनिस लूपस पेलिपस। और इस वुल्फ सेंचुरी का नाम रखा गया है बंकापुर वुल्फ सेंचुरी, क्योंकि ये बंकापुर विलेज में बनी है कोपाल डिस्ट्रिक्ट में। इंडियन ग्रे वुल्फ खतरे में है आजकल। इसको खतरा रहता है रिटेलिएटरी किलिंग से, पॉल्यूशन से, इसका हैबिटेट डिग्रेडेशन भी हो रहा है, और इसको बचाने के 2 एफर्ट किए जा चुके हैं। एक तो कर्नाटका में ही किया गया था। कर्नाटका में एक मेलकोटे टेम्पल वुल्फ सेंचुरी बनी थी, लेकिन उसने काम उतना अच्छा नहीं किया। और एक वुल्फ सेंचुरी बनी थी झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे, जिसका नाम था महुआ दनर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो वुल्फ कंजर्वेशन के लिए थी, लेकिन वो भी बॉक्साइट माइनिंग के कारण चल नहीं पाई। तो इसलिए अब एक डेडिकेटेड एफर्ट कर्नाटका ने करा है इंडियन ग्रे वुल्फ को बचाने के लिए बंकापुर वुल्फ सेंचुरी को बनाकर। सो ये था हमारा वीडियो कंप्लीट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जिसमें हमने करंट अफेयर्स देखे जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो सबसे ज़्यादा एक तरह से कहा जाए तो बच्चों को डराते हैं, स्पीशीज इन न्यूज़ और प्लेसेस इन न्यूज़। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली हमने इसको प्रिपेयर किया और मैंने प्रस्तुत किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताएं। ये कंपाइलेशन आपकी काफ़ी हेल्प करेगी, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में देखेंगे। और मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, स्टडी IQ के जो कोर्सेज हैं
स्टडी IQ कम से कम यूट्यूब पर तो सबसे रेस्पेक्टेड नेम है यूपीएससी प्रिपरेशन में, और हमारे जो कोर्सेज हैं बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। आप उनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट्स में देख सकते हैं। लगभग 1300 वीडियोज़ आपको इन पेड कोर्सेज में मिलेंगे, और अगर आप बहुत सारे फ्री वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं तो हमारी ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। अगेन उसका नाम है स्टडी IQ। तो अभी एंड्रॉयड पर अवेलेबल है, लेकिन iOS पर भी बहुत जल्दी अवेलेबल होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।